और 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, उनके स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए 1 से 20 तक। ये तो बेसिक बेसिक है, ये तो याद होने ही चाहिए, इनको नहीं छोड़ना है। तो ये मैथ्स का हो गया पहला कैलकुलेशन। दूसरा आता है मैथ्स, देखो दो है, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस है। तो ज्यादातर क्वेश्चन अब की बार देखो अरिथमेटिक के ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको पेपर के साथ थोड़ा अपडेटेड रहना है, क्योंकि अरिथमेटिक के सवाल जो होते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। एडवांस के बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत बेसिक आ रहे हैं कि cos 120 की वैल्यू बताओ, cos 150 की बताओ, ये बहुत बेसिक है, ज्यादा नहीं आ रहा। पर अरिथमेटिक में अच्छा खासा रेशियो पूछ रहा है कि ये मिक्सचर है, इसको इसमें मिक्स कर दिया, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, आपका सिलेबस होना चाहिए पूरा, जो भी सिलेबस है, आपके नोट्स है, जो भी आप बनाओगे, परसेंटेज के हो गए, परसेंटेज जैसे बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए 14 से 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है, या फिर 7 से 1/13, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए आपके, तभी आपके चलेगा। जब आप धीरे 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 चलोगे, एक सिलेबस को अच्छे से खत्म करोगे, और ऐसा नहीं है कि सिलेबस आप पढ़ रहे हो कि परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा, तो परसेंटेज भूल गए। उसके क्वेश्चन भी साथ के साथ लगाने हैं, कि डेली टारगेट रख लो कि मैं 20 से 30 क्वेश्चन लगाऊंगा, ताकि क्या है वो दिमाग में चलेगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है। कि कहीं मालूम चला कि सिलेबस खत्म करते करते, कोचिंग करते करते पहले वाला बिल्कुल जीरो ही हो गया, तो कोचिंग और आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपको 6-7 महीने उसी में आके आपका समय खराब होगा। तो कोशिश करिए कि रिवीजन पे फोकस रखें। लाइक अगर आप 4 से 5 घंटे कोई कोचिंग कर रहा है, तो घर जाके 5 से 6 घंटे खुद को सेल्फ देने हैं आपको। अब बहुत से लोग क्या होता है, 4-5 घंटे कोचिंग पढ़ लिए तो उसको भी काउंट करते हैं कि आप तुम्हें 4 से 5 घंटे पढ़ लिया। कोचिंग में पढ़ने से नहीं होगा, उस कोचिंग में जो पढ़ा उसको घर जाके रिवीजन करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि तैयारी करके बहुत से लोग बैठे हैं, पिछले 4-4 साल से बैठे हैं, 5-5 साल से कर रहे हैं। अब सोचो आपका कॉम्पिटिशन उनसे है, आपका कॉम्पिटिशन उनसे नहीं है जो नए बच्चे आ रहे हैं। जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं तो खुद ही कुछ नहीं पता, उनका कॉम्पिटिशन किससे है, जो तैयारी कर चुके हैं। मेरे जैसे भी बहुत सारे होंगे जो वापस देंगे एग्जाम, किसी की रैंक कम है। सोच लो कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन किन लोगों से है, तो आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये अराउंड 8 से 9 महीने की मेहनत है। 8 से 9 महीने जो आप मेहनत कर लोगे ना, आपके हाथ में कमांड आ जाएगी। फिर आप कोई भी एग्जाम में टैकल कर सकते हैं, कि रेलवे हो गया, बहुत से एग्जाम होते हैं जहाँ पे मैथ्स रीजनिंग आए, तो वहां पे आप पे एक अपर हैंड रहेगा। तो उसको अच्छे से करना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है कि हाँ यार मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, आज लाभ हानि पढ़ रहा हूँ, एक इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। इसको जोर नहीं लेना कि यार ये क्या है, क्या सब पढ़ रहा हूँ, कहाँ काम आएगा। फालतू बातों में डिस्कस नहीं करना है। अपना जो भी आपका पीयर ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, वहाँ पॉजिटिव लोग रखें कि जो आपको आगे पुश करेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको डाउन कर रहे हैं कि यार तेरे से नहीं होगा, अब तो प्री में से 15 दिन ही बचे हैं, अब क्या करेगा, अब तो अगले साल देखेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो अब की बार भी दे रहे हैं, जिनका नेक्स्ट टाइम भी है, उनको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। आपकी प्री में भले तैयारी ना हो, प्री जरूर दें, उससे आपको एक आइडिया तो बैठेगा कि एग्जाम में किस तरह प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैथ्स का इतना ही है, कैलकुलेशन लगाते रहें और ये अपना बेसिक सिलेबस खत्म करें, और टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस रखना है। तो टीसीएस बेस्ड आपको पता है ना, पिछले 4 से जो 5 साल के पेपर हुए हैं, उनके क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं जो पिछले 20 साल के थे, पिछले 20 साल के क्या बहुत सिंपल थे, तो इररेलेवेंट हो चुके हैं। तो जो लेटेस्ट अभी पिछले 4 से 5 सालों के क्वेश्चन है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। जितना हो सके उसी को मल्टीपल टाइम लगाएं, 4 बार, 5 बार, 6 बार लगाएं, कि दिमाग में आपके क्वेश्चन रट जाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वही, बट डेटा चेंज होगा। अब आप लोग क्या करते हैं, वहां पे जाके क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं, इतने वो एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगा देते हैं, पर जब तक एक क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं होगा, तो आपको पता है कि टाइम की किल्लत रहेगी आपके। एक क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर तो होना ही चाहिए, ये आपको भी पता है, जो भी दे चुका होगा 1-2 बार अटेम्प्ट, उसको पता होगा कि टाइम कितना कीमती है एसएससी में। अगर 2-3 सवाल भी आ गए हार्ड, तो आपका गेम खत्म है उनके चक्रों में। तो मैथ्स के लिए यही है, कैलकुलेशन क्विज लगाएं, कैलकुलेशन जो प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस खत्म करना, डेली रिवीजन करते रहना है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश का बहुत से लोगों में डर रहता है कि यार इंग्लिश है क्या है, ये जस्ट लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज की तरह आप खुद सीखने में हैबिट डालोगे ना, तो आपको आएगी। आप अपने आसपास भी नॉर्मल लोगों से इंग्लिश में बात करो, जो आपका पीयर ग्रुप है। ऐसा मत सोचो कि वो हंसी मजाक बनाएंगे, 1-2 दिन बनाएंगे, ढंग से नहीं बोल रहे हो, रोज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, पर एट द एंड आपको सीखने से मतलब है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा इंग्लिश में सोचो, 15-20 मिनट, कुछ भी सोच सकते हो आप, एनीथिंग, बस सोचना है आपको। तो इंग्लिश में क्या है, 3 चीजें होती है जो मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट। पहला ग्रामर है, सेकेंड वोकैबुलरी, और थर्ड आता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो तीनों में जब आप एक्सपर्टीज लोगे ना अपना भारत, तब जाके आपका मेंस में अच्छा स्कोर आएगा। तो अल्टीमेट एम क्या है, मेंस में अच्छा स्कोर करना, अच्छी पोस्ट लेना, प्री क्वालिफाइंग है। तो ये कैसा है ग्रामर। तो ग्रामर के लिए देखो बेसिक रूल्स होते हैं,
जो भी चैप्टर वाइज बनते हैं, तो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे पूरे के पूरे जो भी थे, तो मैं उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था कि यार ये बन गया, नाउन के नोट्स बन गए, इसको रिवीजन कर लो। अगला मैंने प्रोनाउन पढ़ा तो पीछे से फिर नाउन का रिवीजन कर दिया, अगला एडजेक्टिव पढ़ा तो प्रोनाउन का रिवीजन कर लिया। ये बार बार रिवीजन करना है। ये दिखते आसान है रूल, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आप ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसका ए लगाऊं कि डी लगाऊं, कि आपको एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, प्रिसाइज, इसका आंसर यही होगा। तो जब आप बार बार रिवीजन करोगे तब जाके आपके दिमाग में ये फीड होगा चीजें। ऐसे नहीं होगी कि एक दो बार टीचर से पढ़ लिया हो गया, टीचर ने पढ़ा दिया, उसका काम खत्म। मतलब आपका काम है आप कितनी बार रिवीजन करते हो, आप कितनी बार करते हैं। और साथ में कोई स्टैंडर्ड बुक को आप देख सकते हैं फॉर कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये करना है ग्रामर में, इसके साथ प्रैक्टिस भी करनी है। जो ग्रामर के क्वेश्चन है उनको भी करना बहुत जरूरी है। तो वो कहाँ से करोगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे या फिर जो आपको क्लास में शीट्स मिलेगी वो लगानी है। जो क्वेश्चन नहीं है उसको सोचना है कि क्यों नहीं आया, टीचर से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, ग्रुप में पूछो कि क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे ही होगा। फिर है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर ही करनी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही वोकैबुलरी पूछ रहा है, ऐसे जो कि 15 से 20 साल के अंदर आई है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भागते हैं नई वोकैबुलरी के लिए, द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कॉपी बनाते हैं, पर एग्जाम में वो वोकैबुलरी आ रही नहीं है। एग्जाम में आएगी जो पिछले 15 से 20 साल में वोकैबुलरी एसएससी पूछ रहा है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जितना हो सके मल्टीपल टाइम। मैं तो अराउंड शायद 10-12 बार मैंने उनसे गो थ्रू करके आया, तब जाके याद हुई है। जो एक बार भी याद नहीं होती, 3 बार भी, उनको अंडरलाइन कर लो ताकि एग्जाम टाइम पे क्या है जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो वोकैबुलरी के लिए मल्टीपल टाइम करना है, जितनी बार हो सके रिवीजन करो, आंखों से फेरो बस, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि चारों ऑप्शन बहुत ही क्लोज देगा कि बिल्कुल ही आदमी को समझ में नहीं आएगा कि चारों में से क्या है। बस वोकैबुलरी का यही है, मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पे फोकस रखना है। फिर आए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए तो ये देखो, आप कोई नोवेल पढ़ सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट है तो अखबार पढ़ सकता है कोई। अखबार पढ़ने से क्या आपका डेली अपडेटेड भी रहोगे करंट से कि क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, वो पढ़े। अखबार पढ़ने की हैबिट डालें। अखबार में भी जो भी चीजें आपको इंटरेस्ट हो, किसी को पॉलिटिक्स में है, किसी को स्पोर्ट्स में है, कुछ भी, एनीथिंग, एंटरटेनमेंट, न्यूज पढ़ सकते हो, कुछ भी, जिसको जिस पे इंटरेस्ट है वो हैबिट लगानी है कि डेली आधे से 1 घंटा आपको अखबार पढ़ना है। और साथ में प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही, जो भी अनसीन पैसेज है, क्लोज टेस्ट है या फिर पीक्यूआरएस है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे से पीक्यूआरएस सॉल्व नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे तो कैसे होगा। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जब मैंने अराउंड 500-1000 क्वेश्चन तो मैंने इसके सॉल्व करते पीक्यूआरएस के, तो वो दिमाग में आपके आएगा, धीरे धीरे चीजें आएगी कि यार कभी भी सेंटेंस ही से स्टार्ट नहीं होता, इंट्रोडक्टरी नहीं है, बट से स्टार्ट नहीं होता। कब आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे बार बार, तब जाके आपका दिमाग धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि सेल्फ लर्निंग से इंप्रूवमेंट होगी। तो ये चीजें आपको इंग्लिश के लिए करनी है। बस वोकैब पे फोकस रखो, ग्रामर के रूल्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहो। ये 3 चीजें ही हैं, इसके अलावा देखो इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, बस ये 3 चीजें करनी है। फिर बात करें रीजनिंग। देखो मैक्सिमम रीजनिंग है ना आती तो होगी बच्चों को, बिल्कुल जीरो कोई नहीं होता है रीजनिंग के अंदर मेरे हिसाब से। अराउंड अगर 30 सवाल होंगे तो 30 में से 17-18 सवाल सब कर लेंगे, पर मेन गेम कहाँ पे है, जो 10 से 12 सवाल है। तो उनके लिए क्या होता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है कि आपको थोड़ा खुद का अपना देखना है कि मैं किसमें वीक हूँ या मैं किसमें स्ट्रॉन्ग हूँ। किसी का क्यू एंड डाइस कमजोर होता है तो उस पर मेहनत करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में सवाल आते हैं, बहुत से लोग गलत होते हैं, सिलॉग से सवाल आते हैं, या फिर स्टेटमेंट एंड असम्पशन। अब की बार आए थे ना नए मेंस में टॉपिक, किसी ने देखे होंगे कि अब की बार ऐसे थोड़े बैंकिंग के रीजनिंग के टॉपिक डाले थे इसके अंदर, थोड़ा अपनी थिंकिंग के ऊपर डाला। ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ही सिंपल आया, कि बस पेपर क्या था कि सोचना पड़ रहा है बंदे को, टाइम देना पड़ रहा है क्वेश्चन पे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी के थे। तो ये सब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जब आप देखोगे पेपर कि एसएससी कहाँ फोकस कर रहा है आपकी बात, थोड़े बहुत बैंकिंग के क्वेश्चन लगाओ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस रखना है, लाइक वेन डायग्राम, स्टेटमेंट असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। बस रीजनिंग पे यही है। बाकी किसी का अगर कुछ और भी वीक हो, कोई किसी का मिरर इमेज भी नहीं आता हो तो वो भी सीखे, बैक से थोड़ा बहुत सीख सकता है धीरे धीरे, यही सब। और फिर मेन बात आती है जीके। वो जीके अब की बार बिल्कुल नया उतरा है। तो एसएससी की फील्ड में पहले कोई सबके सब जीके को नेग्लेक्ट करते थे कि जीके तो एसएससी की पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, कि जो पढ़ के जाएगा तो भी 10 आएंगे, जो बिना पढ़े जाएगा तो भी 10 आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते ना कि एग्जाम में कब क्या हो जाए, मैथ्स हार्ड आ जाए, जीके आसान आ जाए। फिर तो जीके ही है जो आपको एक टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लेके जाएगा अल्टीमेटली। तो जीके के लिए तो क्या है, देखो बेसिक
जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनके नोट्स अपने खुद प्रिपेयर करना है बुक से पढ़ के, या फिर जो अपने नोट्स भी मिलते हैं या फिर सर जो पढ़ाते हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो या फिर यहाँ पढ़ोगे तो वो नोट्स देंगे, उनके नोट्स बनाओ कि बार बार रिवीजन करना है कि सल्तनत पीरियड में लाइक डायनेस्टी किस तरह चली थी, खिलजी पहले आई कि तुगलक पहले आई, ये पता होना चाहिए आपको। ये कब आएगा जब आप बार बार रिवीजन करोगे। जीके कोई 15-20 दिन में डेवलप नहीं होती है, जीके को लोगों को सालों लग जाते हैं कि डेवलप करने में, क्योंकि हर जीके का कोर्स बहुत बड़ा है। तो आपको स्मार्टली करना है, एक तो ऐसा भी नहीं कि हर चीज। अब स्मार्टली थोड़ा स्मार्ट वर्क आपका काम होता है कि बायोलॉजी में सवाल कहाँ से आते हैं, सबको पता है डिजीज से आते हैं, विटामिन से आते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस करना है। पहले ये चीजें कवर करी, फिर जाके बाकी चीजें कवर करी कि एनिमल, प्लांट किंगडम, ये सब चीजें बाद में। इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन और डिजीज। ऐसी पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल्स, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है ना। अब लोग उस पर फोकस नहीं करते, लोग फालतू चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है ही क्यों, अपने पहले इस पे सोच लेते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना। अरे भाई तेरे को आर्टिकल पढ़ना है, एग्जाम निकालना है पहले, इसके बाद में कर लेना। तो एग्जाम टाइम पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज्यादा नीड है कि क्या क्या चीजें पढ़नी, समय बहुत ही कम है, अपना समय बहुत कीमती है। बाकी बाद में आराम से पढ़ते रहना, अलग से किताब खरीदना, फिर आराम से पढ़ना। तो स्मार्ट वर्क बहुत नीड है, तो वो आपको खुद ही करना है कि आपका वीक एरिया क्या है क्या नहीं है। तो ये बाकी देखो प्री और मेन दोनों में सेम तैयारी चलेगी, कुछ भी अलग नहीं है। मेन के बाद अलग से क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया और टाइपिंग आ गई। तो कंप्यूटर को भी मद्देनजर में रखना है आपने, ऐसा नहीं कंप्यूटर को बिल्कुल ही आप नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत से बच्चे अब की बार आधे 3 लाख में शायद 2 लाख बच्चे तो कंप्यूटर में बाहर हुए हैं। तो आप कंप्यूटर की वेटेज भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की वेटेज कितनी है। कट ऑफ उन्होंने रखी थी, अब किसी को एमईए में लेना है, किसी को विदेश मंत्रालय जाना है, किसी को जीएसटी में जाना है, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड ऊपर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 नंबर लाओगे और पास हो जाओगे, आपको 18 का 27 भी हो सकता है, कल को 30 भी हो सकता है। आपको डिपार्टमेंट आपको कब क्या लेना हो, आपको किसी में से किसी को मंत्रालय जाना हो, समझ रहे हो ना। कंप्यूटर की तैयारी भी अच्छी रखनी है, बिल्कुल आप ऐसे कंप्यूटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही छोड़ दिया। और साथ में टाइपिंग, तो टाइपिंग भी देखो अपने हिसाब से करनी है कि किसी की टाइपिंग क्या पता अच्छी हो, पहले से वो कर दो, स्टेनोग्राफी की तैयारी कराओ, तो वो डेली 15 मिनट भी करेगा तो काम चल जाएगा। पर किसी की टाइपिंग वीक है, जो पहली बार ही कर रहा है, देखो उसको अपना टाइम 1 घंटा ज्यादा देना पड़ेगा। तो उसको टाइम मैनेजमेंट की अपने अंदर खुद ही लाना पड़ेगा कि उसको किसको ज्यादा देना है। उसकी क्या पता मैथ स्ट्रॉन्ग हो पर टाइपिंग वीक हो, तो वो टाइपिंग में ज्यादा टाइम दे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको टाइपिंग में फेल हो गया तो बिल्कुल जीरो है उसकी मेहनत, सीधा 1 साल खराब होगा उसका। तो टाइपिंग को भी ध्यान में रखना, मेंस में इतना ही है। और जो सवालों का लेवल है ना, प्री और मेन में से बहुत से कहते हैं कि इतने बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, लेंथी, कुछ भी नहीं आ रहा है, बेसिक सवाल आ रहे हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड, उसी में फोकस रखना है। मल्टीपल टाइम करते चलो आराम से हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए, जो आपको क्या लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक लगाना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट देखो कला है। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया, एग्जाम में गए 1 घंटे में 100 सवाल कर दोगे, नहीं कर पाओगे। जब आप टाइमिंग अपना अपना होता है कि जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे दोगे, ऑफलाइन दोगे, ऑनलाइन दोगे, तो कैसे आएगा, जब आपको पता चलेगा कि यार मैं मैथ से स्टार्ट करूँ कि रीजनिंग से स्टार्ट करूँ कि इंग्लिश से करूँ। तो गलती से आप सोचो किसी ने मैथ से स्टार्ट करा, उसके 4 सवाल हार्ड आ गए, अब उसने ईगो पे ले लिया कि यार मैं तो करके रहूंगा, ऐसे कैसे मैं छोड़ कैसे दूं। उन 4 सवालों के चक्कर में वो 20 सवाल आगे इंग्लिश में छोड़ देगा, तो फेल हो गया ना गेम से। तो ये सब कैसे आएगा, टाइम मैनेजमेंट से आएगा। जब आप मॉक लगाओगे, मॉक से टाइम मैनेजमेंट आता है कि यार इंग्लिश को मेरे को 8 से 9 मिनट देने, जीके को अराउंड मेरे को 4 मिनट देने, तो ये सब इन्हीं से आएगा जब आप बार बार मॉक लगाओगे। मैंने प्री के 100 मॉक लगा दिए थे, अब देख लो 100 मॉक और जो कोई 10-15 मॉक लगा रहा है, उसकी तैयारी में कुछ तो फर्क होगा जो उसको बाकियों से अलग लेके जाएगा। तो यही आपको करना है, आपका सिलेबस खत्म हो जाए 60-70%, उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट करो। मॉक लगाओ, एक अलग से नोटबुक मेंटेन रखो, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके की, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उस पे मतलब पढ़ो। किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया पर सवाल नहीं बना, तो देखो अपने नोट को करो, नहीं बेसिक क्यों नहीं बना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे तो डर जाते हैं। गलती से कोई सवाल अगर 3 मिनट ले गया ना तो वो हाथ पैर भूल जाएंगे उसके, ये नहीं सोचेगा कि यार इस सवाल को छोड़ देता हूँ, क्या पता अगला सवाल आसान हो। ऐसा भी हो सकता है ना, किसी के स्टार्टिंग में 3 सवाल हार्ड आ गए, लास्ट में इजी सवाल हो। तो ये सब क्या जाएगा, मॉक से स्किप होता है, स्किप क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए।
कभी ईगो पे ले लेना ना, क्योंकि पहली बारी में नहीं हो रहा है, क्या पता अगली बारी में आराम से हो जाए। जब आप पेपर स्टार्ट हो तो माइंड एकदम टेंस रहेगा कि यार इतने बच्चे दे रहे हैं, कैसे होगा। तो ये सब मॉक से आएगा जब आप एकदम मतलब रिलैक्स होना सीख जाओगे। जब मैंने 100 मॉक लगाए तो मेरे लिए तो क्या था, एग्जाम में बस जाके एक मॉके तो देना, जैसे घर में देता हूँ वहाँ पे देना बस। तो ये सब आएगा मॉक से। तो मॉक के लिए ये करना और अपनी एक सेपरेट कॉपी मेंटेन रखना, मैथ्स इंग्लिश में नोट करते चलना। कोई नया सवाल बन गया तो मैथ्स का नोट कर लिया, कोई इंग्लिश में नया रूल आ गया तो उसको नोट कर लिया। तो ये सब चीजें नोट करते रहती है। तो ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है, तो आपका आराम से हो जाएगा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा, इतना मेरे को बिलीव है कि आप मेहनत में कोई कसर मत छोड़ना। देखो या आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो भी नहीं कर रहे हो, जब रात को सोने जाओगे तो अंदर से आवाज आएगी कि यार आज अच्छी नींद आएगी। अब जो टाइम वेस्ट करेगा तो उसका तो देखो पता ही है, करता ही रहेगा, अगला अटेम्प्ट फिर आ ही रहा है 24 में देगा। तो आपके लिए है कि आपको जो करना है इसी में करना, अच्छे से करना है। मतलब अपने आप को एकदम झोंक दो कि मैं भी कोई चीज करता था तो मैं एकदम जिद्दी टाइप कहूँ कि मेरे को कोई चीज करनी है तो मतलब करनी ही है। मुझे आज मैथ्स के 200 सवाल लगाने हैं तो मतलब लगाने हैं, कि मैं भले खाना छोड़ दूंगा आज का दोपहर का जब तक वो मेरा काम नहीं होगा। तो इसी तरह आपको बनना है कि कोई गोल सेट कर लिया तो मेरे को हासिल करना है वो चीज, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक छोड़ना नहीं है, ये चीज आपकी मतलब गांठ बांध लो कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको तैयारी में रहना है। और बाकी देखो स्ट्रेस बीच बीच में आएगा कि किसी के मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, कम आ रहे हैं, कुछ होंगे जो मेहनत करेंगे तो 120 से 130 वाला टारगेट होता है ना कि बच्चा उसी में रुक जाता है। तो टाइम लगता है, धीरे 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 बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब आप 180 में करोगे 200 में से, और मेंस में भी अच्छा ही परफॉर्म करोगे। तो बस धीरे 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 ग्रेजुअली करते रहो, बस रुकना नहीं, कछुए की तरह चलते रहो, अल्टीमेटली आप वहां पे पहुंच जाओगे। बीच में स्ट्रेस आता है तो मतलब मेडिटेशन कर लो, डेली 5-10 मिनट कर लोगे तो माइंड फोकस रहेगा। फोनों से थोड़ा दूर ही रहोगे तो फायदेमंद है। नहीं तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चालू होते हैं तो मोटा तो 1 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लो, शाम को वॉकिंग कर लो, रनिंग कर सकता है कोई। बाकी अपने घर वालों से कांटेक्ट में रहो कि कुछ भी दिक्कत हो किसी को तो उनसे शेयर करो, अपने टीचर से करो। बाकी पॉजिटिवली रहो, बी पॉजिटिव, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और जो भी अपनी बार CGL 23 दे रहे हैं अभी वाला, तो 10 दिन ही बचे हैं, अराउंड 14 जुलाई से है। तो उन सबको मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है कि अच्छे से कह रहे हैं। जो 24 में दे रहे हैं वो अभी से धार में लग जाए, उसका वेट नहीं करें कि कब नोटिफिकेशन आएगा और तब मैं चालू होऊंगा। तो कभी भी उसका वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आए फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तैयारी आपके पास टाइम है, अभी 1 साल है जो अगले साल का दे रहा है। तो अच्छे से 6 महीने कोर्स को पूरा कर ले, उसके बाद अगले 6 महीने आपसे सेल्फ के ऊपर थे पूरा का पूरा, तो आराम से 24 में क्रैक कर लेगा। और जो 23 में दे रहे हैं उनका मैक्सिमम तो हो ही गया होगा, बाकी काम रहे जो दे रहे हैं अच्छे से होगा आपका पेपर। बाकी ऑल द बेस्ट जो भी दे रहे हैं। और एट लास्ट मैं उत्कर्ष से जुड़ा तो ये कोचिंग नहीं लगी मेरे को, मेरे लिए तो एकदम फैमिली लाइक है कि बिल्कुल कंटेंट में कोई कमी नहीं। मेरे को एकदम मतलब वो रखा है कि कुछ भी गाइडेंस हो मेरे को चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं टीचर का तो माथा खराब कर देता था, ये सवाल मेरे को बताओ, जब तक नहीं बताओ जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो ये काफी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कोचिंग एकदम बिल्कुल मेरे लिए काफी सही रही। उत्कर्ष में जो भी निर्मल सर और कुमार गौरव सर ने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करा है तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने फीस भी इतनी कम कर दी है। जो आज से अगर आप देखोगे 3-4 साल पहले तो SSC की फीस 55 से 60 हजार फीस थी, जो अभी भी बहुत से सेंटरों में 55-60 हजार फीस ले रहे हैं। तो उसको इतना कम करना इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए थैंक यू। और बाकी ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयर्ड।